नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। और सीजीपीएससी 2018 के रिज़ल्ट आने के बाद हम अलग अलग कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं और आपको सफलता के गुण तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ 101 रैंक आशीष कुमार साहू बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका। थैंक यू सर। और आशीष से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हुए स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे हम। सो आशीष, आई थिंक आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था। Yes, और sir. फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मेंस दिया था। यस सर। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अनुभव मिल तो जाता है मेंस का, लेकिन अंततः चयन नहीं ले पाते हैं। और इस बार आशीष जी को डेफिनेटली पोस्ट मिलेगी और अभी देखते हैं, अलॉटमेंट लिस्ट आई नहीं है तो पोस्ट का वेट करते हैं। सो आशीष, मेरा पहला सवाल ये है कि इस तैयारी में कई बार स्टूडेंट्स मानकर चलते हैं कि हमने प्री दिया और हमारा मेंस हो जाना है ना, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है। आपकी नज़र में कितना टाइम मानते हैं कि स्टैंडर्ड कितना समय लेकर चलते हैं कि इतना सारा समय तो लगेगा? सर मुझे लगता है, मैंने जब पहली बार जब प्री दिया उसके बाद मुझे लगा कि प्री हो जाएगा जी। उसके बाद से मैं सर, तो उसमें 3 महीना मिलता है, तो मुझे लगता है कि अगर पहले से आप प्रिपेयर हो मेंस के लिए, अगर शुरू से ही आप प्री के साथ मेंस भी तैयारी करते हैं तो 3 महीने का टाइम जो रहता है, 3.5 महीने का, वो सफिशिएंट रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्री का तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे कि 3 महीने में ही आप कर लोगे, तो ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नोट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, या आपके पास जो भी नोट्स बनाए हों नहीं बनाए हों। तो सर मुझे लगता है कि 3 महीने का जो टाइम है वो सफिशिएंट होता है। सफिशिएंट होता है अगर आप। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री के बाद मेंस नहीं संभाल पाते। प्री निकल तो जाता है बट मेंस में परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ पाती है। मुझे एक जो कमी दिखाई देती है, नोट्स, सेल्फ नोट्स नहीं होने की। आपकी रणनीति क्या थी? आपने खुद के नोट्स बनाए? सर मेरी जो रणनीति थी, मैंने सेल्फ नोट्स बनाए, सभी टॉपिक वाइज जो है और सब्जेक्ट वाइज मैंने अलग अलग नोट्स से मैंने सेल्फ नोट्स बनाए। उसके बाद उसी को मैंने पढ़ा बार बार, क्योंकि सेल्फ नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमें पढ़ने में आसानी होती है, और खुद के नोट्स बनाने से हम उसको आसानी समझ सकते हैं, और सबसे बेस्ट जो उससे फायदा होता है वो रिवाइज करने में। लास्ट टाइम में हमें जो रिवाइज करनी पड़ती है, तो सेल्फ नोट्स जो होता है उससे हम जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद वो फायदा होता है। तो आपने प्री के लिए अलग नोट्स बनाए, मेंस के लिए अलग नोट्स बनाए, ऐसा कुछ था? यस सर, मैंने सर शुरू में जब तैयारी किया था तो उसमें प्री के नोट्स बनाए थे। जहाँ जहाँ से डाटा कलेक्शन मैं कर सकता था वहाँ से डाटा कलेक्ट किया, और स्टैंडर्ड बुक से मैंने फैक्ट उठा के मैंने फैक्ट्स में पहले प्रिपेयर किया। और साथ में सर मैंने कुछ जो इंडियन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंडियन भारतीय इतिहास हो गए, संविधान हो गए, ये कॉमन होती है सर, जो कि क्वेश्चन मेंस में भी आने होते हैं, तो उसके लिए मैंने शुरू से ही मेंस के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाए थे, डिटेल में किया था, और बाकी फैक्चुअल किया था सर। ओके। न्यूज़पेपर अक्सर बच्चों से छूट जाते हैं। न्यूज़पेपर के लिए आपकी रणनीति क्या रही? सर मैं तो अगर साफ बताऊं तो मैं सर कब क्लास 12th में था तब से मैं न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा हूं, लेकिन उस समय उतनी मुझे नॉलेज नहीं थी कि किस पर पढ़ना है, बस मैं पढ़ देता था। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर जब मुझे कॉलेज में आया तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर, और घर में भी मुझे बताया गया कि न्यूज़पेपर पढ़ो। तो फिर उसके बाद मैंने केंद्रित कौन कौन सा मुझे टॉपिक पढ़ना चाहिए। जो मेन पेज होता है, इकोनॉमिक पेज होता है, खेल पेज होता है, और जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ होते हैं वो सब मैंने अच्छे से ध्यान दिया, और उसको सर मैंने थोड़ा सा नोट भी किया। ओके। तो ये सब मैंने किया बाद में प्री में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उसको फिर हाईलाइट करके पढ़ता था। तो मेनली किस न्यूज़पेपर पर आपने फोकस किया? सर मैंने तो मेनली दैनिक भास्कर और नई दुनिया, 2 पेपर में पढ़ता था। ओके। कुछ राष्ट्रीय अखबार भी आप पढ़ते थे इंटरनेट से, या ज़रूरत नहीं पड़ी? सर अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे। ओके। राज्यसभा टीवी या डीडी न्यूज़ ऐसा कुछ देखने का मौका लगता था? हाँ सर, मैं जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था, या जब भी मैं खाना खाता था, या कुछ जब मैं पढ़ाई करके बोर हो जाता था, तो मैं राज्यसभा टीवी बेसिकली मैं देखता था। उसमें जो डिबेट्स होती थी, देश देशांतर है या फिर सारा जहां, तो सर ये बहुत हेल्प करता है मेंस के अकॉर्डिंग। वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट आते हैं वो बहुत ही आईएएस लेवल के होते हैं, तो उसके जो रिव्यूज़ होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत हेल्प होते हैं एसे में और अन्य पेपर में। उनको नोट भी करते थे आप समय समय पर? सर कुछ कुछ जो फैक्चुअल जो डाटा होते थे, जैसे कोई रिपोर्ट आई है उसके बारे में लोग बताते थे, तो सर वो डाटा को मैं नोट करता था। ओके। ऐसे राइटिंग पर अक्सर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से प्लान करें। कुछ बच्चे रटना तक चाहते हैं। इस मामले में आपकी रणनीति क्या थी? ऐसे को किस तरह से तैयार किया था आपने? सर ऐसे हमें टॉपिक पता नहीं होता कि क्या टॉपिक आने वाली है, और हम देखें कि इंडिया लेवल पे आता है तो ब्रॉड एक सब्जेक्ट होता है, तो हमें रटने से तो मुझे नहीं लगता कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी न्यूज़ करंट अफेयर चल रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और डाटा सबसे बेसिक जो चीज़ होती है कि अलग अलग टॉपिक पे डाटा होनी चाहिए। जैसे करंट इशू में स्वास्थ्य के सब्जेक्ट को रिलेटेड कोई डाटा आई है, या फिर एजुकेशन रिलेटेड डाटा आई है, कुपोषण के रिलेटेड डाटा आई है, तो ये जब हम डाटा डालते हैं ऐसे में, तो उससे वो जो उसका वेटेज बढ़ जाता है। तो रटने से तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अगर अपनी थिंकिंग अच्छी है, आपने
न्यूज़पेपर पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, तो इससे सर हेल्प होता है। हेल्प होती है। ओके, एस्से राइटिंग में आपने तो आंकड़ों की हेल्प ली है। एस्से राइटिंग और हिंदी लैंग्वेज जो पेपर 1 है, हिंदी इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, उसमें मार्क्स आप बता पाएंगे किस तरह से आपको मार्क्स आए? सर मेरा लैंग्वेज में 122 मार्क्स है, बहुत अच्छे। और ऐसे में सर 117 के आसपास है सर। 117, यस। बहुत बढ़िया। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है कि आप जब हर पेपर में 100 मार्क्स का टारगेट लेकर चलते हैं और उसके अलावा हर पेपर में आपको 100 प्लस मार्क्स आ जाएं, तो दोस्तों डेफिनेटली आप टॉप रैंक्स में पहुंच जाते हैं। और कुछ यदि 100 से नीचे आपकी स्कोरिंग होती है तो वो आपके लिए चुनौती का एक कारण बन सकता है। ओके, नेक्स्ट मेरा सवाल है कि पेपर 7 एक लोगों के लिए थोड़ा सा नया था, पेपर 6 भी ऑब्वियसली नया था, उसको कैसे आपने हैंडल किया? सर पेपर 7 में शुरू में जब सिलेबस चेंज हो गया मेंस का हमारे टाइम पे, तो उसमें मैंने देखा कि पेपर 7 नया ऐड हुआ था, तो इसमें मैंने नोट्स इधर उधर से अरेंज किया, तो उसके मैंने एक बार पढ़ा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाया, और भी कुछ नोट्स आए थे पाथ के नोट्स से, उसको मैंने हेल्प लिया, दोनों को हेल्प से मैंने सेल्फ नोट्स बनाया और उसके बाद तैयारी किया सर। तो ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट था, तो हमें पता नहीं था कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आने वाला है। वेरी गुड। तो हमने बेसिक तैयारी की, जो सब्जेक्ट जो उसमें सिलेबस में लिखा हुआ था उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बना के तैयारी किया था। ओके, देखिए बाज़ार में बहुत सारे नोट्स उपलब्ध होंगे आपको, अलग अलग कोचिंग संस्थाएं अपने छात्रों को नोट्स उपलब्ध कराते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेकर आप अपनी खुद की समझ विकसित करें, क्योंकि देखिए कोचिंग का रट के आप नहीं जा सकते, तो आपकी अपनी समझ विकसित जो आपने किया, बेहतर एक काम किया कि अलग अलग नोट्स इकट्ठा किया, उसमें अपनी समझ तैयार किया एंड देन परफॉर्म किया। आंसर्स में क्या डायग्राम और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल आपने किया? सर मैंने कुछ जो क्वेश्चन है उसमें मैंने किया है, फ्लो चार्ट्स को यूज़ किया है मैंने। सर बेसिकली मैंने सोचा कि डायग्राम का यूज़ करूं, लेकिन मुझे उतना लगा कि टाइम उतना मेरे पास बचेगा नहीं, तो मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चन में फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। ओके, एस्से राइटिंग में क्या अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम ग्राफ में लिखें, पैराग्राफ में लिखें या फिर पॉइंट वाइज लिखें, क्या आपकी रणनीति रही? सर मेरी जो रणनीति है वो सर पैराग्राफ में लिखने की थी। बहुत बढ़िया। पैराग्राफ में मैंने लिखा, और सर जहाँ पे भी अगर योजनाएं जैसे कुछ लिखा है कि शिक्षा की योजनाएं, तो हम उसको पॉइंट में भी बता सकते हैं योजनाओं को, लेकिन बेसिकली जो है मुझे लगता है कि पैराग्राफ में लिखना चाहिए। ओके, टाइम मैनेजमेंट अक्सर एक बड़ा सवाल उठता है कि टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि प्री के बाद 3 महीने बचते हैं, उसमें अभ्यास करना है, तो उस वक्त आपने क्या प्लानिंग की? एक तो टेस्ट सीरीज आपने दिया है, ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज से क्या आपको लग रहा था कि टाइम मैनेज कर पा रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल सर। जब मैंने प्री का मुझे दिया एग्ज़ाम, तो मुझे लगा कि प्री निकल जाएगा, तो उसके बाद मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन तैयारी किया, और उस समय मैंने पाथ का जो मेंस टेस्ट होता है उसको ज्वाइन किया। मैंने देखा कि उसमें जो शेड्यूल बनाए गए थे, जो उसमें बीच में गैप भी था, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो था टाइम टेबल शेड्यूल किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी किया सर। जैसे कोई टॉपिक का सब्जेक्ट का था तो 1 सप्ताह गैप था, तो उस सप्ताह में मैंने उसको कवर किया, फिर कवर किया, तो उसमें एक टाइम टेबल जो बना हुआ था वो बहुत अच्छा हेल्प किया मुझे। ओके, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की, तो हो गया सर। अच्छा, आपने उसी को ही फॉलो हाँ, उसी को फॉलो किया मैंने। देखिए हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज फॉलो करता है, कोई खुद का शेड्यूल भी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपना शेड्यूल भी बना सकते हैं। आप कोचिंग के टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपना घर पे टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे भी ऐसे ऐसे चलना है, तो वो भी एक रास्ता हो सकता है आपका। और जो 3 घंटे लिखने का समय होता था, क्या उसमें आप 100% कर पा रहे थे, मैनेज कर पा रहे थे? हाँ सर, इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो इसमें मुझे टाइम तो मैनेजमेंट हो जा रहा था। बेसिकली जो है 5 मिनट पहले मैं पूरा आंसर खत्म कर देता था पूरे। दोबारा उसको क्या चेक करते भी थे कि कहाँ हाँ सर, क्या जो भी लिखा है 5 मिनट बचा था या 4 मिनट बचता था, उसमें मैंने जो की पॉइंट होते थे उसमें अंडरलाइन करता था और चेक भी करता था। और ऐसे में बेसिकली मुझे लगता है कि आपको जो भी डाटा दे रहे हैं या कोई योजनाएं बता रहे हैं उसको अंडरलाइन करना ही चाहिए आपको, ताकि एग्जामिनर को पता चलना है। हाँ, हेल्प हो जाए। ओके, देखिए आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का समय है और वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 घंटे में आपको अंडरलाइन भी करना है, पानी भी पीना है, सिग्नेचर भी करना है, और आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको फ्रेमिंग भी करनी है। एक और मेरा सवाल कि क्या फ्रेम आप करते थे कि एक दिमाग में खाका बैठा लूँ कि बड़े क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले लिखूंगा या इसको ऐसे लिखूंगा? हाँ सर, जब भी शुरू में मैं स्टार्टिंग करता था तो 1 से 2 मिनट में सोचता था। उसके बाद मेरी जो स्ट्रेटजी रही है वो बड़े क्वेश्चन पहले लिखने की रही है। सबसे पहले मैं 15 नंबर, उसके बाद 10 नंबर, उसके बाद 8 नंबर के बाद ऐसे मैंने फॉलो किया था सर। ओके ओके, ठीक है। अब मैं इंटरव्यू पर आना चाहूँगा कि मेंस के बाद जो गैप होता है, अक्सर लोग वहाँ पढ़ नहीं पाते, तो क्या आप पढ़ते रहे, उस दौरान तैयारी करते रहे? सर बेसिकली मैं भी 1-2 महीने मैं भी बोला कि मेंस दिया हूँ अभी तो घूम लेना चाहिए, तो मैं गैप कर दिया था, उसमें घूम रहा था मैं भी।
उसके बाद फिर लास्ट में जैसे ही मुझे लगा कि रिजल्ट आने वाला है तो उससे 1 महीना पहले मैंने करंट के डाटा करंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ओके ओके। तो उसके बाद मैंने करंट के डाटा वाटा और कुछ जो भी इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं वो सब डिबेट देखना स्टार्ट किया सर। ओके, बेसिक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे थे इंटरव्यू के दौरान? सर उसमें मैंने सिर्फ छत्तीसगढ़ का जो कुछ जो रिलेटेड पॉइंट था, मेरे जो पर्सनली जो बायोडाटा था उसके रिलेटेड, जैसे कृषि और सिंचाई, तो मैंने इसके जो है रिलेटेड डाटा पढ़े थे। ओके। और जो भी योजनाएं थी। बोर्ड किनका था और किस तरह के सवाल किए गए आपसे? सर मेरा जो बोर्ड था पीसदा सर का बोर्ड था जी। वहाँ पे बेसिकली मुझे, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड कृषि है तो मुझे कृषि से ही पूछे गए क्वेश्चन बेसिकली। Okay. और पीसदा सर ने पहले मुझे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बारे में पूरा डिटेल पूछा, 10-15 मिनट तक उसमें मैं जो आंसर देते गया उसमें क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए। जैसे बाड़ी के बारे में पूछा गया कि बाड़ी तो सबके यहाँ जगह रहती नहीं है या फिर सिंचाई की सुविधा नहीं होती है घरों में जी, तो किस प्रकार किया जाएगा, तो मैंने उसका आंसर दिया। फिर जो भी योजनाएं चला रही हैं उसके बाद उसी में क्रॉस क्वेश्चन चले। फिर घुरुआ के बारे में पूछा गया जी। कि जैविक खाद का क्या ऐसे उपयोग करोगे। Okay. तो बेसिकली पूछा गया कि रासायनिक खाद का यूज़ क्यों करते हैं मुझसे। मैंने बोला प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करते हैं। Okay. अच्छा, तो प्रोडक्शन तो बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो अभी अब सरकार बोल रही है कि जैविक खाद का यूज़ करोगे उससे तो प्रोडक्शन घट जाएगा, तो कैसे फायदा हो रहा है किसानों को करके। ये मुझे क्वेश्चन फंसाया गया था थोड़ा सा। जी जी। तो मैंने आंसर दिया कि सर अभी तो रासायनिक खाद का यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, लेकिन इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी जी। तो पहले हम जो उससे जैविक खाद का यूज़ करेंगे तो उससे साइड इफेक्ट्स तो होंगे नहीं। जी जी। फर्टिलिटी बढ़ेगी और हेल्थ इशू भी नहीं होगा, लेकिन और जो प्रोडक्शन में जो थोड़ी कमी आएगी वो धीरे धीरे जब हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो बाद में बढ़ जाएगा। तो फिर से सेटिस्फाई हो गए थे। ओके। हॉबी रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया? हाँ सर, मेरा हॉबी था क्रिकेट, मैंने लिखा था। तो एक जो मेंबर थे सर उन्होंने हॉबी से मुझे पूछा था, और BK असरे सर भी उस बोर्ड में थे। तो उन्होंने बेसिकली टेक्निकल, जो मेरा बैकग्राउंड है मैकेनिकल ब्रांच से, उससे क्वेश्चन पूछे थे। ओके। कोई 1-2 सवाल टेक्निकल जो उन्होंने पूछा हो? सर सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में कि हम लोग कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, बायोडीजल यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में पूछा था। और सर दूसरा चीज़ पूछे थे कि आप मैकेनिकल में हो तो आप गाड़ी में, एक ही गाड़ी में या 2-3 नंबर प्लेट लगा के अलग अलग गाड़ियों में चला रहे हैं सेम नंबर की प्लेट, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे इसको पहचान करो, डिटेक्ट करोगे कि अलग अलग। बहुत बढ़िया। मुझे क्वेश्चन फंसाया गया था ये, तो मैंने उसका आंसर दिया था फिर। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू के दौरान लगा कि कुछ और तैयारी होती तो आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होता, 90+ मार्क्स आ जाते, ऐसा कुछ लगा? सर मुझे लगा कि मैं टेक्निकल में थोड़ा गैप हो गया था 2 साल का, तो उतना मुझे अच्छे से याद नहीं था। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल में अगर मेरी पकड़ रहती अच्छे से तो मैं और अच्छे से आंसर दे पाता, तो ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते थे। तो हम स्टूडेंट से क्या ये कह सकते हैं कि वो अपना टेक्निकल पढ़ के जाएं? हाँ सर, अगर उसका पीजी है तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पूरे पीजी बैकग्राउंड से ही चलते हैं, तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं आप अगर, तो उसको तैयारी करना ही चाहिए इंटरव्यू के लिए। और हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो आप बेसिकली अब बायोडाटा में जो भी लिखते हैं क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, वहीं से क्रॉस क्वेश्चन होता है। तो आप जो भी लिख रहे हैं हॉबी के बारे में, अपना टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में, और जो भी आपका बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड, इन तीनों को तो अच्छे से करना चाहिए। ओके। आपको शहर से रिलेटेड भी कोई प्रश्न पूछा गया? जैसे आप दुर्ग से हैं तो दुर्ग से संबंधित कोई सवाल? नहीं सर, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए मुझे। ओके। एक और सवाल आशीष, आप दुर्ग से हैं, दुर्ग में भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगभग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, कोई कोचिंग में है, कोई कोचिंग में नहीं है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, विशेषकर दुर्ग के आसपास के गांव के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक उनके अंदर कहीं ना कहीं मन में होता है कि हमसे तैयारी नहीं हो रही है या हम बेहतर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप भी वहाँ से करके आए, फाइनली चयन लिया, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मुझे लगता है कि यही डिपेंड नहीं करता है कि आप गांव से हो कि शहर से हो, आपके में पढ़ने का जुनून होना चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। अगर आपने वो लक्ष्य तय कर लिया है तो आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, टॉपर्स देखे हैं, जो कि बिना कोचिंग के ही गांव में रहते हुए भी पढ़ाई किए हैं, तैयारी किए हैं और पोस्ट लिए हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आप कोई भी हो, आप अपना, अगर आपकी लक्ष्य सही है, आपका अगर उम्मीद है आपको ऊपर, आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। ओके। आपके जीवन में कोई आदर्श व्यक्ति रहे हैं जिनको आपने फॉलो किया हो या आपको लगा हो कि हाँ ये इनके जैसे मुझे बनना है, ऐसा कोई? हाँ सर, मेरे जो आइडल हैं स्वामी विवेकानंद जी मेरे आइडल हैं। अच्छा, उसको मैंने फॉलो किया। ओके। उन्होंने एक कोटेशन कहा था, उठो जागो और जब तक चलते रहो तब तक की लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो मैंने उसको फॉलो किया और मैं भी आगे भी अपने लक्ष्य की ओर लगे रहूँगा सर। ओके। अक्सर मैं अपने इंटरव्यूज़ में युवाओं से पूछता हूं कि आप अधिकारी बनने के बाद किस चीज़ को लक्षित करना चाहेंगे, कोई ऐसा टारगेट लेकर चलना चाहते हैं कि हाँ ये मैं अपने जीवन में जिसको ठीक करना चाहता हूँ? छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई समस्या? सर छत्तीसगढ़ में बहुत सारी समस्याएं तो हैं और सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन मेरा एक फील्ड है कि मुझे लगता है कि किसानों के हितों के लिए मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है कृषि है। कृषि, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि मैंने देखा हुआ है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं।
तो मुझे लगता है कि मैं किसानों के लिए कुछ कर सकूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी कुछ करना चाहूँगा सर उन लोग के लिए। विशेषकर किस मुद्दे पर आपको लगता है कि यहाँ काम होना चाहिए तो सर शायद उनको सबसे मेन जो फील्ड है वो सिंचाई पे होना चाहिए। आज भी 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था और आज 19 साल 20 साल हो चुके हैं, फिर भी 36% लगभग सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बाकी क्षेत्रों में केवल मानसून पर निर्भरता ज़्यादा है, और जब भी मानसून पे आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण तो पानी गिरता नहीं है, इससे क्या होती है फसल बर्बाद हो जाता है, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, तो सरकार को फिर कर्ज माफी करना पड़ जाता है, जो ठीक कि बात है। बहुत अच्छी बात नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। अर्थव्यवस्था पर लोड हाँ, लोड पड़ जाता है। तो हमें किसानों को इतना सशक्त बनाना है कि वो कर्ज माफी का वो ही नौबत नहीं आनी चाहिए। वो इतने सशक्त हों कि वो खुद से इतना इनकम हो सके उन्हें, कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। ओके, तो आपकी पढ़ाई यहाँ बिलासपुर में रहते रहते हुई तैयारी, और आप लगातार मेहनत भी करते रहे, बहुत सारे छात्र यहाँ भी अध्ययन कर रहे हैं। अंतिम संदेश की तैयारी का ये मुझे लगता है क्रक्स, ऐसा कोई संदेश आप देना चाहेंगे? अब सबसे अच्छी बात है कि आप अगर कुछ डिसाइड करते हैं तो उनको पाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और आप अगर लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं तो आप उसको पाने के लिए आप पूरी अपने हार्डवर्क 100% देना जरूरी है। और आपने अगर एक बार अगर लक्ष्य तय कर लिया तो आपको उस लक्ष्य कभी ना कभी आपको मिलेगी। आपको उसको डिमोटिवेट नहीं होना है कि मुझे नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, उसको डिमोटिवेट नहीं होना है, तो सर मिल सकता है लक्ष्य फिर आपको। वेरी गुड। सो आप सभी ने सुना कि किस तरह से एक सफल कैंडिडेट अपनी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ते जाते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारण पहले से करके चलते हैं, और व्यवस्थित तैयारी का जो परिणाम मिलता है वो इसी तरह की सफलता के रूप में दिखाई देता है। तो आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए, और आगे आप बढ़ें, आगे डिप्टी कलेक्टर आप बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमने सुना, और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद आशीष, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर।